बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासत टुनाइट के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है मुआशी मजबूती और बैरूनी सरमायाकारी, वज़ीर आज़म का मुतवक्का दौरा चीन, आलमी अमन की बहाली, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर दौरा ईरान पर, कुदरती माहौल को बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी। इस पर डिटेल पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद फैज़ी साहब, खालिद कयूम साहब और अहमद वड़ाइद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आप तीनों को। खालिद कयूम साहब, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह कुदरती वसाइल से माला माल किया हुआ है। इसमें 4 मौसम भी हैं। दुनिया की दूसरी बड़ी बुलंद तरीन चोटी K2 भी पाकिस्तान में है। दरिया है, झीलें हैं, पहाड़ है, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। और इसका एतराफ़ जो है, और स्पेशली वादी स्वात का जिक्र कैसे ना करूं, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, इसका एतराफ़ जो है हमारे दोस्त ममालिक भी करते हैं। और सरमायाकारी के लिए कतरी जो है हमारे दोस्त वो इंटरेस्टेड हैं और इस पर डिटेल में मुलाकात भी हो चुकी है उनकी प्राइम मिनिस्टर साहब से। आप क्या कहेंगे? देखिए, आप जानते हैं कि SIFC एक ऐसा अदारा है जिसमें पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत जो है वो मुश्तरका तौर पर फैसले करती है जी। और इस अदारे को जो है वो पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सैनेट के ज़रिए कानून साजी के ज़रिए कायम किया गया है। और इसका मकसद बैरून ममालिक से पाकिस्तान में सरमायाकारी लाना है। और ख़ास तौर पर जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशों से इस अदारे के ज़रिए SIFC के ज़रिए जो है वो गल्फ़ ममालिक से, खलीजी ममालिक से, कतर से, सऊदी अरब से, कुवैत से, बहरीन से, इन तमाम ममालिक से जो है वो बड़े पैमाने पर गैर मुल्की सरमायाकारी जो है वो पाकिस्तान लाने का जो टास्क है वो इस अदारे को सौंपा गया। और इस अदारे ने गैर मुल्की सरमायाकारी ख़ास तौर पर गल्फ़ ममालिक से पाकिस्तान लाने के लिए बड़ा एक कलीदी किरदार अदा किया है। सही। और कतर का जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो हमेशा से जो है वो पाकिस्तान के की इक़्तिसादी सूरत हाल में, पाकिस्तान के मुआशी मामलात में, पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से एक बड़ा किरदार रहा है। और इसके तहत ही ये जो SIFC का मंसूबा है, इसके तहत ही जिस तरह सऊदी अरब और दीगर ममालिक से गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है, उसी तरह कतर की तरफ से भी पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी के जो मौक़े हैं उनको जो है कतरी जो इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं और कतरी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में जो है उनको इन्वेस्टमेंट लाना चाहती है। और इसी हवाले से जो है वो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं उनसे भी इस हवाले से मुलाकातें हुई हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के बराह रास्त जो हैं वो जो कतरी क़यादत है, कतरी हुकूमत की क़यादत है, उनके साथ बड़े मुअस्सर राब्ते हैं। और पिछले चंद रोज़ के अंदर अमीर कतर के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की 2 बार जो है वो बातचीत हुई है। और वो बातचीत तो इस खित्ते के अंदर अमन के हवाले से और ख़ास तौर पर ईरान अमेरिका जंग के मुस्तकिल ख़ात्मे के हवाले से और पाकिस्तान की जो सालसी की कोशिशें हैं उन कोशिशों के हवाले से बातचीत हुई है। और कतर ने हमेशा खुलकर पाकिस्तान का जो सालसी का किरदार है इस खित्ते के अंदर उसको सपोर्ट किया है। और देखिए कि इस खित्ते के अंदर अगर अमन होगा तो फिर यहाँ पर सरमायाकारी भी होगी, यहाँ पर कारोबारी मामलात जो हैं वो बेहतर होंगे। और इसमें मैं समझता हूँ कि अगर ये जंग बंदी मुश्किल होती है जिसके इम्कानात बढ़ रहे हैं तो उससे पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो है वो बड़ा बेनिफिशरी होगा। ख़ास तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी कतर समेत दीगर ममालिक से, दुनिया भर से, अमेरिका से, चीन से जो है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के नए दरवाजे जो हैं वो खुलेंगे। क्योंकि जिस तरह आपने इंट्रो में फरमाया कि पाकिस्तान जो है वो बड़ा एक खूबसूरत मुल्क है। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के
बड़े मौके हैं। आप सियाहत और होटलिंग में स्पेशली मादनियात में और वसाइल में पाकिस्तान माला माल है। और होटलिंग का जिस तरह आपने फरमाया कि वो जो है वो केपी के शुमाली इलाका जात के अंदर, ख़ास तौर पर मालाकंड डिवीज़न के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो बहुत वहाँ पर होटलिंग के, सियाहत के जो हैं वो बड़े मौके हैं। और दुनिया भर की जो नज़रें हैं वो इन इलाकों की तरफ है। वो यहाँ पर सरमायाकारी जो है आप वो लाना चाहते हैं। और कतरी सरमायाकारों ने यही इन्हीं डिपार्टमेंट्स में जो है इंटरेस्ट शो किया है कि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इसी वजह से आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर थे। और देखिए अभी कुछ मुस्बत खबरें आना शुरू हुई तो उसमें देखिए कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पिछले 2 रोज़ के दौरान जो है 5000 से ज़ायद जो 100 शेयर इंडेक्स है उसमें एक जंप आया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर पिछले 3 माह के दौरान जो है वो 21 अरब डॉलर जो हैं वो गैर मुल्की सरमायाकार जो हैं वो इंडिया की स्टॉक मार्केट से निकाल कर वापस ले गए हैं। क्योंकि इंडिया की जो इकानमी है, जो मेशत है उसके अंदर गैर मुल्की सरमायाकार समझता है कि अब वहाँ पर चूँकि जो मुआशी बहरान आया है उससे जो है वो पैदावारी लागत जो है वो बढ़ चुकी है। उनका जो रुपये की कदर है उसमें तरीही गिरावट आई है। और इस वजह से अब वहाँ से जो गैर मुल्की इन्वेस्टर था वो यहाँ से निकल रहा है। और अब जो गैर मुल्की सरमायाकार है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। और पूरी दुनिया जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है, पाकिस्तान दुनिया की जो मेचते हैं उनको बचाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और हमारे फील्ड मार्शल जिस तरह मुतहरक हैं और इसमें हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का जो रोल है और जो पदीराई मिली है उनको बैनुल अक़वामी सतह पर, दुनिया उसको तस्लीम कर रही है, दुनिया उनको मान रही है और दुनिया की बड़ी ताकतें उनको मान रही हैं। और दुनिया के बड़े जो सरमायाकार हैं अब वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी हो, मुआहदा हो ईरान और अमेरिका के दरमियान। और फिर उसके बाद जो है वो नए मुआशी मौके जो हैं वो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में पैदा हो। बिल्कुल ऐसा ही होगा। जवाद फैजी साहब, हिमालय से बुलंद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा कहते हैं और शहद से मीठी पाक चीन दोस्ती, ये तो हमने बार बार सुनी है उनके मुंह से लाइन। इस वक्त हमारे दोस्त के साथ हमारे ताल्लुकात मजबूत से मजबूत कहें होते जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मौजूदा हालात की बात करें अगर फैजी साहब हम, तो पहले सदर ट्रंप का दौरा चीन, फिर प्यूटन जो है वो चीन के दौरे पर गए और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जा रहे हैं चीन का दौरा करने। तो ये दौरों पे दौरे जो हो रहे हैं इसके क्या आप असरात देख रहे हैं? एक जानब अगर डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पे है और उनके बाद एलामिया जो जारी होता है, डरे सहमे हुए डोनाल्ड ट्रंप भी चले जाते हैं और अमेरिका के अंदर भी धाक बैठ जाती है। फिर उसके बाद पुतिन आते हैं रूसी सदर और वो जब ये बात करते हैं चाइना के साथ, तो आप क्या समझते हैं कि वो उनकी आपस में मुआशी इक्तिसादी मामलात तो सबके हैं, लेकिन क्या इस वक्त जो नंबर 1 मसला है पूरी दुनिया का वो ईरान अमेरिका जंग नहीं है? क्या वो इसराइल नहीं है? उस सारी सूरत हाल में जब एक सदर के बाद दूसरा सदर और फिर पाकिस्तान उसके वजीर आजम जब वो चाइना जा रहे हैं, तो ये पूरी दुनिया को समझ है कि हो क्या रहा है, हमने करना क्या है और पाकिस्तान की मरकजियत कितनी है, कतईयत कितनी है। एक कतई तौर पे हम जो बात करते हैं वो वही चलती है। और इसके साथ साथ फिर हम ये भी देखते हैं कि जब हम ये देखें कि ईरान के मामलात हों, अमेरिका के मामलात हों, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार जिक्र करें अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का, पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र हो रहा हो, क्योंकि 3 ही तो सालस बैठे थे। देखिए शुमाइला, ये बातें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया पे चीजें चलाई जाती हैं
पाकिस्तान ने जब अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी आए अपने आला सतही वफद के साथ, इसी तरह ईरान के साथ जब कालीबाफ साहब आए और अब्बास इराक्ची साहब भी आए, तो ये सब जब बैठे थे तो उसमें 3 लोग पाकिस्तान के सारे कौन बैठे थे, एक प्राइम मिनिस्टर, एक हमारे फील्ड मार्शल और तीसरे हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब भी हम ये सुनते हैं, ये देखते हैं, लोग तनकीद भी करते हैं एक खास उंगली और वक्खी की तरफ से कि जी पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीजें करनी शुरू कर दी जाएं, तो देखो जी पता नहीं पाकिस्तान करेगा कि नहीं करेगा, पाकिस्तान ही करेगा। और मैंने पहले भी कहा था कि सारे मामले का जो असल स्टैम्प पेपर होगा, जो स्टाम्प पेपर होगा, वो इस्लामाबाद से जारी होगा और यहीं से वो मुआहदा चला था, यहीं पे आके खत्म होगा। आप देखिए, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हो, एक तरफ रशियन प्रेसिडेंट हो, और अब कौन जा रहा है वहां पे? जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, जनाब इसहाक डार और उनके साथ जनाब अताउल्लाह तारड़ भी होंगे और फातमी साहब भी हो सकते हैं या हमारे दीगर लोग भी हो सकते हैं। मगर उसमें देखने की जरूरत यह है कि ये जो सवाल उठाने वाले थे ना कि मोहसिन नकवी साहब ईरान क्यों जाते हैं, आज समझ आ जानी चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब वहां जाते हैं, वो बात करते हैं। पहले भी वो फील्ड मार्शल साहब के साथ गए थे, आज भी हमारे फील्ड मार्शल साहब वहां पे मौजूद हैं। तो हमने पूरे खित्ते को, पूरी दुनिया को ये बताना है कि देखिए आपके दाखिली अमूर, कल मुझसे सवाल हुआ कि हमारे वजीर दाखिला ईरान क्यों जाते हैं, तो इसका मतलब था कि उनकी, हमारे वजीर दाखिला जनाब मोहसिन नकवी की जो मुसलसल मुलाकातें हुई हैं वो ईरान के वजीर दाखिला से हुई हैं, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पे तो आलमी शख्सियात और हमारे वज़राए खारजा बात कर रहे हैं, मगर जो दाखिली सूरत हाल है ईरान की और पाकिस्तान की, उस पर बात करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी कि किस नहज पे हम जाएंगे। मगर मैं उस तरफ ज्यादा तफसील से नहीं जाना चाहता। मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ कि दाखिली तौर पे पाकिस्तान या पाकिस्तान के लिए कोई मुल्क अगर उसको कोई इश्यूज हैं तो वो दाखिली तौर पे तय होने चाहिए। बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के कद काट में कमी नहीं आनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मामलात हैं और जिस तरह हम सालिस हैं, देखिए ना, एक तरफ ऐलान हुआ करते थे मैंने दुनिया की इतनी जंगें रुकवा दी, और आज हमने उस अमेरिकन प्रेसिडेंट की जंग भी रुकवा के रखी हुई है। और वो जो ग्रेटर के चक्रों में इसराइल होता था, अमेरिका होता था, ईरान होता था, या अखंड भारत की बातें होती थी, हमने सबको रोक के रखा हुआ है कि रुक जाओ, चलना है तो हमारे कहने पे चलना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पाकिस्तानियत की बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालात वाकई यही हैं, अहवाले वाकई यही हैं कि हम अगर ईरान, हिंदुस्तान और मशरक़े वुस्ता और अमेरिका और यूरोप और रशिया, इस वक्त हम उस मरकज पे मौजूद हैं जहां पे जीरो टॉलरेंस है हमारी। अगर हमें इधर से कोई तंग करेगा हम नहीं छोड़ेंगे, उधर से कोई तंग करेगा हम नहीं छोड़ेंगे। हमने बैनुल अक़वामी कुव्वतों ताकतों को ये भी बता दिया कि माजी में हम तुम्हारे बेड़ों का इंतजार करते रहे, नहीं आए, इस दफा इंतजार ना हो सी। अगर हमें ये कोई कहेगा कि तुम प्रॉक्सी वार में चले जाओगे, फिरका वारियत में चले जाओगे, हमने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले ये बता दिया कि हम अब फिरका वारियत के मुतामल नहीं है, प्रॉक्सीज नहीं चलेंगी। जो माजी में कौमी असम्बली के फ्लोर पे वज़ीर दाखिला कहा करता था कि इस मुल्क से, इस मुल्क से, इस मुल्क से, मैं नाम जान के नहीं ले रहा, आप सब समझ रहे हैं कि हमारे बराबर इस्लामी मुल्क थे जिनकी प्रोसेस का हम हिस्सा बनते रहे और हम उनकी भीड़ चढ़ते रहे। अब हमने वाजे और क्लियर श्वास लिया है, हमने अपनी पोजीशन वाजे की है और उसमें अब हमें कोई पीछे नहीं कर सकता। हाँ, ये लोग कहने वाले वजीर दाखिला क्यों गए, वजीर खारजा क्यों नहीं गए, और भाई मेरी बात सुने कि वजीर खारजा क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ बात ना करें या उनके शुरका से बात ना करें, सफरा से बात ना करें, बैनुल अक़वामी शख्सियात से बात ना करें? हाँ, हमने इत्मीनान यकीन के साथ ये कहा है कि मोहसिन नकवी साहब वहां जाएंगे और वो माशाल्लाह अमेरिका के साथ भी बहुत करीबी हैं, वो ईरान के भी बहुत करीबी हैं, वो वहां जाके बात करें। हमारे फील्ड मार्शल पहले भी गए मोहसिन नकवी साहब को लेके, आज खुद फील्ड मार्शल दोबारा वहां पहुंच गए। उसके बाद हमने ये देखा कि प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं। हम अपने अपनी जगह पे हम टीम वर्क कर रहे हैं। हिंदुस्तानी जो हमारे बारे में सोशल मीडियम पे जो प्रोपेगेंडास है,
हम उनको टैकल कर रहे हैं कि देखिए हमने भी अपने अपने लोग जिस जिस जगह भेजने हैं, जहां जहां जो बात करनी है, नकवी होने की सूरत में भी हमें फायदा उठाना चाहिए ना, वो भी हम उठाएंगे। हमें अगर किसी जगह पे सऊदी अरब में कुछ बंदा ऐसा भेजना है, हम भेजेंगे, पूरी दुनिया भेजती है। क्या डोनाल्ड ट्रम्प या जो पुराने अमेरिकन प्रेसिडेंट थे वो नहीं भेजते थे मुसलमानों को? साजिद तारड़ जो आज बड़ा नाम है पाकिस्तान के निजात होने का, क्या वो उनको भेजा नहीं करते थे? मुस्लिम फॉर ट्रम्प वो उन्होंने तंजीम नहीं बना रखी? लिहाजा ये सारी जगहों पे होता है। हम फटाफट जज्बाती होके मसलकी मजहबी फिरका वारियत के सूरत में हम यहाँ पे, हमें इससे रुकना है। हाँ, मैं वापस आता हूँ बैनुल अक़वामी सतह पे। चाइना के अंदर प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी साथ जा रहे हैं। क्या हम इन सारे मामलात को छोड़ के चाइना के अंदर नहीं जाएंगे, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप आ चुके, जहां पे रूसी सदर आ चुके, जहां पे अब हमारा प्राइम मिनिस्टर जा रहा है? और माशाल्लाह ईद के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह भी कहना चाहिए, आसी माशाल्लाह नहीं कह सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ईद के बाद और हज के बाद ईद होती है, उसके बाद जो पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी जरायद हैं और ज़राए अबलाग हैं और जो मीडिया कंपनीज हैं और जो मीडिया इदारे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईद के बाद इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर दोबारा से एक महफिल जमेगी और उसमें यकीनन, मैंने जो पहले कहा था, स्टाम्प पेपर साढ़े चलेगा, वरना कुछ नहीं चलेगा। बिल्कुल सही। अहमद वड़ाइद साहब, पाक और चीन की दोस्ती की बात करें तो ये तीसरी नस्ल में दाखिल हो गई है। मार्का हक में आपने देखा, और ये बात भी याद रख लें लोग कि हम बड़े जज्बाती कौम हैं, पाकिस्तानी जो हैं, ना तो हम अपने दुश्मन को भुलाते हैं और ना ही अपने दोस्त को जो हमारे काम आया होता है। तो चीन ने हर मौके पर पाकिस्तान का साथ दिया, मार्का हक में भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की वाह वाह हुई। अगर दूसरी तरफ बात करें, मुकाबला तो अब हमारा बिल्कुल नहीं बनता, फिर भी अभी नीदरलैंड का दौरा किया मोदी साहब ने और वहाँ उनको जितनी रुसवाई का सामना करना पड़ा, जितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, अब ये जो हमारे दौरे चल रहे हैं चाइना के साथ, ईरान में हम जा रहे हैं, हमारे इन दौरों से मोदी साहब को तो दौरे ही पड़ रहे होंगे। जी बिस्मिल्लाह, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि उनको इन दौरों से दौरे ही पड़ सकते हैं। आप ये देखिए कि ये बात बड़ी कहा करते थे और ये तारीख का हिस्सा रहा है कि भारत की ये हमेशा ख्वाहिश रही, भारत ये चाहता रहा कि किसी तरीके से मैं दुनिया से पाकिस्तान को कट करवा दूं, और एक साजिशी, एक थ्योरी बनाता रहा, एक बयानिया बनाता रहा, जो कि मार्का हक में समझ ले जब हक को सच की फतह हुई, हक जो है वो जीत गया और बातिल मिट गया और पूरी दुनिया के सामने भारत का, नरेंद्र मोदी का जो बयानिया था वो एक्सपोज हो गया। तो उसके बाद से वो खुद उसके अपने जो जरीदे हैं वो लिख रहे हैं। द वायर ने लिखा कि आप तो पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते थे, दुनिया से कट करना चाहते थे, उसका रास्ता रोकना चाहते थे, लेकिन दुनिया की जो डिप्लोमेसी है, जो दुनिया से ताल्लुकात की बात है, उसके जो चेहरे के ऊपर पाकिस्तान नमूदार हुआ है वो पूरी शान व शौकत के साथ नमूदार हुआ है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो बात वो होती है, हम तो कहेंगे कि पाकिस्तान दुनिया में अजीब बन रहा है और हम एक तारीख बना रहे हैं, दुनिया भी कह रही है, लेकिन बात वो होती है जो आपका दुश्मन भी करे। बिल्कुल, हमारे दुश्मन मुल्क के मीडिया के ऊपर बैठकर जो एक आज़ादाना तौर पर एनालाइज करते हैं चीज़ों को, वहाँ के मीडिया के नुमाइंदगार, उन्होंने टेलीविज़न की स्क्रीन पर बारहा कहा, ये हालिया जो कशीदगी मशरक़ वस्ता की चल रही है, जहाँ पर पाकिस्तान एक भरपूर, एक मुस्बत जो करदार अदा कर रहा है, जो दुनिया के सामने तस्लीम शुदा करदार हो चुका है, वो डिक्लेयर हो गया है कि पाकिस्तान एक क्रेडिबली के साथ, यानी क्रेडिबल तरीके के साथ, पूरी मुखलिसी के साथ, एक दयानतदारी के साथ अपना एक रोल प्ले कर रहा है। तो उसके मीडिया ने वहाँ पर बैठकर ये बात कही, भारत के मीडिया ने कहा कि ये मानना पड़ेगी बात कि पाकिस्तान का किरदार जो वो बेहतरीन है। सफारतकारी में पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिए, ये दुश्मन ने इस बात को तस्लीम किया। मैडम ये देखिए कि जो चाइना के साथ जो बात हुई है, जो चाइना के साथ जो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं, अब ये देखिए कि हम एक और लेवल में जाकर बैठ गए, एक और लेवल में खेल रहे हैं। यहाँ पर दुनिया की एक सुपर पावर आकर मिलती है एक ग्रोइंग सुपर पावर से। चाइना ग्रोइंग सुपर पावर में जा रही है ना, जिसको ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो बातें थी चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ, वो महसूस की जा सकती है कि जैसे वो एक पावर शेयरिंग फार्मूले की तरफ जाना चाहते हैं। जैसे वो कहते रहे कि चाइना एक सुपर पावर बनने जा रहा है, तो वो शेयर करना चाहते हैं, और ये भी तासुर दिया कि हम दोनों
मिलकर दुनिया की तरक्की, खुशहाली और अमन के लिए काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर रशिया के प्रेसिडेंट जाते हैं और आज ये देखिए कि तीसरे नंबर पर हैट्रिक पाकिस्तान, वहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं। तो चाइना के साथ जो पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो सियासत से, सफारतकारी से, भाईचारे से, दोस्ती से, दिफा से, शराकतदारी से, मनसूबा जात से, सनत, वो उससे बहुत आगे चला गया है। ये नहीं कि चाइना, हम वन चाइना पॉलिसी के हम कायल हैं। हम ताइवान के ऊपर पहले दिन से चाइना के साथ स्टैंड करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं और चाइना हमारा ऐसा दोस्त मुल्क है मैडम कि वक्त के साथ साथ वो दोस्ती समुद्र से गहरी हुई है। वो आयरन ब्रदर्स का जो भाईचारे का एक ताल्लुक है वो वक्त के साथ साथ मजीद वो समझ ले कि मजबूत हुआ है, फुलाद की तरह मजबूत हुआ है। अब शहद जैसी मीठी बात है वो बहुत ही पीछे रह गई। वो तो हमारा एक ऐसा उसके साथ चोली दामन का ऐसा एक ताल्लुक है जो दुनिया के निसाबों में, दुनिया की किताबों में अब पढ़ाया भी जाता है। तो चाइना के अवाम जो है वो हम आपस में हमारा एक बहुत ही अच्छा ताल्लुक बन गया हुआ है। मैंने तो पहले कहा है कि ये ताल्लुक हमारा थर्ड जनरेशन में जो है वो जा चुका है। और आपने कहा मिठाई और मिठास से आगे की बात है, उससे आगे मीठा क्या होता है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। फैजी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी मैं। आलमी अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है और वाहिद पाकिस्तान सालिस मुल्क है जिस पर दोनों मुल्कों ने एतमाद का इजहार किया पूरी दुनिया को छोड़कर। इस सिलसिले में ही अभी जैसे मैंने पहले अपने टॉपिक में बताया था कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान में हैं, तो इस ईरान के दौरे से आप क्या समझते हैं कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं? देखिए, रिजल्ट तो शायद हम तजियाकारों के पास पहले ही मौजूद थे और हसासियत चूंकि इस कदर ज्यादा है कि मैं खुद ये समझता हूँ कि तजियाकारी की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए ऐसे मौक़ों पे और ऐसे मौक़ों पे। मौक़े मैंने गलत कह दिया, मौक़ों पे या मौक़े जो होते हैं। हाँ, मैं उर्दू का भी तालिब इल्म हूँ तो मुझे अपनी गलती का भी मुझे एतराफ़ करना चाहिए। अब मैं आगे आ जाता हूँ। ऐसी जब सूरत हाल होती है तो उस पे जब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया की नज़रें जिस मरहले पे लगी हैं, जिन मराहल पे लगी हैं, जिस इश्यूज पे लगी हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया की तजारत रुक रही है, वो आबनाए हुर्मुज़ हो, जिस हवाले से पूरी दुनिया की इक्तिसादी वो जो मामलात हैं उस पे कतगने मामलात, अवाम को मसाइल, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्ट का मसला, फिर ये शिद्दतें हिद्दतें, कहीं ना कहीं इसराइल और हिंदुस्तान और वो फितनतुल हिंदुस्तान हो, फितनतुल खवारिज हो। बहरहाल मैं प्रोग्राम के आखिर में फितनतुल खवारिज के हवाले से भी खुशखबरी बाद में दूंगा, लेकिन जो मैं अभी कहना चाह रहा हूँ कि इसराइल की तो ये कोशिशें हैं कि और हिंदुस्तान की ये कोशिशें हैं कि पाकिस्तान का किरदार कहीं से कम तर होता चला जाए और वो बगले बजाएं कि देखा जी जिस पाकिस्तान ने कोशिश शुरू की थी वहां से फिर बात दूर जा रही है और फिर कोई और कर रहा है। नहीं, ये रशिया ने भी वाज़े पैगाम दे दिया, ये चीन ने भी वाज़े पैगाम दे दिया, ये सऊदी अरब ने भी वाज़े पैगाम दे दिया और मैं समझता हूँ कि ये ईरान और अमेरिका ने खुद वाज़े पैगाम दे दिया जो असल में मुतहारब हैं और आपस में बाहम दस्तों के रिबा हैं और जंग में हैं। उन्होंने भी ये पैगाम दे दिया कि नहीं, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें ही चलेंगी और यही वजह है जो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि बैरूनी दुनिया में हमारे दुश्मन और कुछ अंदरूनी दुश्मन जो ये साबित करना चाह रहे थे ना कि पाकिस्तान की अहमियत वो नहीं रही या पाकिस्तान के हाथ में वो चीजें नहीं रही, वो हमने उन हाथों को ही तोड़ के रख दिया, उन जबानों को ही लगाम दे के रख दी, बल्कि काट के रख दिया कि नहीं, आज भी अगर फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद है और उससे पहले मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे मौजूद थे और वो एक हफ्ते में 2 दफा जाते हैं, मुसलसल मुलाकातें करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वजीर दाखिला आसान काम थोड़ी होता है? तो यार मुश्किल है, तो इसीलिए तो दुनिया को मौका मिला। अगर आसान होता तो हम पहले दिन ही इस्लामाबाद टॉक्स में सारी चीजें लेके आ जाते। यही तो दुनिया को हमने बताया कि ये आसाब की जंग भी थी, ये दुश्मन की जंग भी थी,
یہ ہمارے ڈنڈ بیٹھکوں بھی جنگ کی بھی تھی اور ہمارے اپنی قوت ہونے کی جنگ بھی تھی، ہمارے سیانے ہونے کی جنگ بھی تھی، ہمارے امن کے خواہاں ہونے کی بھی جنگ بھی تھی، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو دشمن چاہتا ہے، جو افراتفری پھیلانا چاہتا ہے، یہ اس کی جنگ بھی تھی۔ ہم نے تو ہر مرحلہ، ہر لہجہ، ہر اینگل پہ یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان جو ریاست ہے وہ ہر اینگل کو سمجھتی بھی ہے، اندرونی طور پہ بھی سمجھتی ہے، جو ہمارے قرب ہونے کا فیصلہ کر رہے ہیں یا دعویٰ کر رہے ہیں ان کی اندر کی شرارتیں بھی ہم سمجھتے ہیں، اور ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا۔ لہذا مسل کے طور پہ، اعصابی طور پہ پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ دشمن جو مرضی کہے ہمیں یہ کرنا ہے، کیونکہ دنیا کو ہم، اور اسلام مذہب کا، اور اسلام جو ہے مذہب ہے وہ امن و سلامتی کا ہے، امن و آشتی کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ میں نے دنیا کے بہت سارے دنیا کے لیڈرز کو اس لیے کہتے دیکھا ہے، جن سے میں نے سوال کیا ہے کہ آپ السلام علیکم کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمیں، ہماری دادی نے جو پولش تھی، جو فرینچ تھی، اس نے یہ سمجھایا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا سلامتی بھیجنے کا طریقہ ہی السلام علیکم ہے۔ لہذا میں نے جان کے اس لیے بات کی کہ بعد میں کبھی اگلے پروگراموں میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا، مگر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ یہ ہے جو آپ نے سوال کیا، اس میں ایران کے اندر دیکھ لیجئے، اگر تشکر پاکستان ہے، اور اگر سعودی عرب کے اندر دیکھ لیجئے تو اس میں بھی ہمیں پاکستان کو شکرن پاکستان کہا جا رہا ہے، اور امریکہ اور یورپ تھینک یو پاکستان کہہ رہے ہیں۔ لہذا شکرن، تشکر، فیضی صاحب تھینک یو پاکستان، یہ تین بڑی چیزیں۔ تو کون کوئی ہمسا ہو تو سامنے آئے، اور یہ ایران اور امریکہ کے جو ہم ثالث بنے ہیں اس میں ثابت کر دیا، اور اس سے پہلے ہم نے مار کے حق میں بھی بتا دیا۔ اور سرکار میری بات سننا شمائلہ، ہم نے جو ثابت کر دیا ہے نا وہ رہتی دنیا تک یہ ثابت رہے گا۔ میرے پاس کچھ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ پریس کلب کے صدر عرفان بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بنارس بھائی بھی، ایوب ترین صاحب بھی، اور میں پورے پاکستان کے جتنے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، کراچی سے فاضل جمیلی، سہیل چیتا بیٹھا ہوا یہاں پہ، اور بہت سارے دوست، ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں۔ ہم نے پورے پاکستان کی بات نہیں کی، ہم نے پوری دنیا کی بات کی۔ یہاں پہ انٹرنیشنل جرنلسٹ کنونشن تھا، اور اس میں جو ہم نے چیزیں دیکھی ہیں، خواتین بھی بہت بڑی تعداد میں موجود تھیں، جن کو صرف ہم نے اس بات پہ لگایا ہوا تھا جاؤ بیپر دے دو اور کہہ دو موسم کا حال کیا ہے۔ ہم نے پاکستان کا احوال، ہم نے ایشیا کا احوال، ہم نے اس خطے کا احوال، ہم نے پوری دنیا کا احوال ڈسکس کیا ہے، اور ہمارے سارے دوست اس سے متفق ہیں کہ کمزوریاں، کمیاں کہیں پہ بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے ساتھ زیادتی بھی ہو سکتی ہے خدا نخواستہ، لیکن بحیثیت مجموعی فرسٹ ٹائم ایسا ہے کہ ریاست پورے صوبوں کو، پوری اقوام کو لے کے چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ لے کے بھی چل رہی ہے کہ پوری دنیا میں ہم نے مل کے کیسے اپنا نام اکٹھا کرنا ہے۔ اور میں آپ کو یہ خوشخبری میں نے ایک چینل پہ اور بھی دی تھی، میں آپ کو بھی دیتا ہوں کہ آئندہ مجھے بلوچستان سب سے اہم نظر آتا ہے، معدنیات کے حوالے سے، اور دنیا کے اندر ترقی کے حوالے سے، گوادر کے حوالے سے، اور ان فطروں کے حوالے سے بھی جن کو ہم نے مات کرنا ہے، ڈھانا ہے، بٹھانا ہے، لٹانا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات کروں، مجھے آئندہ آنے والے برسوں میں بلوچستان سب سے زیادہ سرسبز و شاداب نظر آ رہا ہے۔ ہم نے تاجکستان سے نہریں نکالنی ہے، یا ہم نے قازقستان سے کیا کرنا ہے، اور ہم نے یہ جو وزرائے داخلہ ملنے کی بات ہو رہی تھی نا پاکستان کے اندر، ہمارا وزیر داخلہ ان کے وزیر داخلہ سے کیوں ملتا ہے؟ داخلی طور پہ ہم مضبوط ہو جائیں گے تو پاکستان سب سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ اور میں اس بارے میں سچی جو بات بتاؤں، آج میں بہت زیادہ تقویت یافتہ ہو گیا ہوں، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ جتنے دوست بیٹھے ہوئے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس محفل میں، اور میرے ساتھ ابھی بھی عرفان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئٹہ پریس کلب کے صدر، آپ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بہت خوش ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ اچھی خوشخبریاں دے رہے ہیں، ہم آلریڈی خوش ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ خالد قیوم صاحب، مسلسل پاکستان جو ہے وہ افغان سرزمین سے دہشت گردی کا شکار ہو رہا ہے، اور اس کا جو ہے چین اور روس بھی مشترکہ اعلامیہ بھی کر چکے ہیں کہ یہ عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ کیا افغان حکومت جو ہے وہ اس کا کوئی سدِ باب نکالے گی؟
देखिए, चीन और रूस की तरफ से पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के खिलाफ हाँ जो मौक़िफ़ है, और ख़ास तौर पर जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से जन्म लेती है, जी अफ़गान सरजमीन से जन्म लेती है, जी उस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उसको रूस और चीन हमेशा जो है वो इंडोर्स करते रहे हैं, क्योंकि रूस समेत इस खिते के दूसरे जो अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं, वो भी जो है वो अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से मुतासर होते हैं और मुतासर हुए हैं, और वहाँ पर दहशतगर्दी के वाक़यात जो हुए हैं, उनके ताने बाने भी, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। इन ममालिक के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं उनके ताने बाने भी अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। तो इस तरह रूस, पाकिस्तान और चीन का इस खित्ते में दहशतगर्दी के हवाले से एक ही मौक़िफ़ है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में और मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के अंदर चीन के जो हैं वो सी पैक के हवाले से और चीनी सरमायाकारी के हवाले से बड़े इंटरेस्ट हैं, बड़े मफादात हैं। हाल में भी उर्मची में जो मुज़ाकरात हुए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो है वो चीन की ज़रिए, चीन के ज़ेर एहतमाम चीन की तरफ से इससे पहले से अफ्रीकी मुज़ाकरात जो हैं वो चीन, इस्लामाबाद और अफ़गानिस्तान के अंदर भी जो है वो बातचीत हो चुकी है। चीन इस खित्ते में अमन चाहता है, चीन इस खित्ते में दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है, चीन इस खित्ते के अंदर तरक्की और खुशहाली चाहता है, और इस खित्ते के अंदर बड़ी सरमायाकारी जो है वो चाहता है। जिस वजह से चीन ने और रूस ने ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको इंडोर्स किया है। और आप देखिए कि अफ़गान तालिबान रजीम ने दोहा एग्रीमेंट के अंदर जो वहाँ कमिटमेंट की थी, जो वहाँ पर शराइत तस्लीम की थी, जो मुआहदा किया था, उसकी किसी एक शिक पर भी जो है अब वो अफ़गान तालिबान रजीम ने अमल दरामद नहीं किया। तो अफ़गान हुकूमत क्या कर रही है? उनकी तो अपनी आवाम इससे तंग आ चुकी है, और अफ़गान हुकूमत जो है उसको अपनी आवाम से, तालिबान रजीम को अपनी आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है, और वहाँ पर गुर्बत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और बड़ी तादाद में लोग जो है वो ख़त गुर्बत से नीचे आ चुके हैं। लोगों को अपनी गुज़र औकात के लिए वसाइल नहीं है, लेकिन ये जो वार ट्राइब्स हैं, ये जो दहशत गर्दों के वहाँ पर नुमाइंदे हैं, इनकी वहाँ शान व शौकत है, इनके पास वहाँ वसाइल हैं, इनके पास वहाँ पर मादनियात के वसाइल हैं, इनके पास वहाँ पर मनशियात के वसाइल हैं, और इस तरह जो है ये वहाँ पर खुशहाल हैं, और आवाम को देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। आवाम को ना तो वहाँ पर रोज़गार है, और ख़ास तौर पर दोहा मुआहदे के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ जो हैं अब वो फराहम करने की यकीन दहानी कराई गई थी। ख़वातीन को जो मौक़े हैं वो फराहम करने की बात की गई थी, और लेकिन इस हवाले से भी वहाँ पर ना ख़वातीन को हकूक़ दिए गए हैं, ना इंसानी हकूक़ दिए गए हैं। और एक कमिटमेंट ये भी थी कि वहाँ पर जो है तमाम जो है वो इलाकों की तमाम जो सेगमेंट हैं उनकी वहाँ नुमाइंदा हुकूमत होगी, तमाम लोगों की नुमाइंदा हुकूमत होगी, लेकिन वहाँ पर जो है अफ़गानिस्तान में बसने वाले तमाम लोगों की नुमाइंदा हुकूमत जो है वो कायम नहीं हो सकी। और वहाँ पर अभी तक वही हालात हैं जो आपने कहा, और इससे भी जो है वो मुसलसल वहाँ से जन्म ले रही है, और जब वहाँ से जो दहशतगर्दी जन्म ले रही है उसकी सरपरस्ती जो है वो माली सरपरस्ती और माली वसाइल की फराहमी वो हमारा जो हमसाया मुल्क है इंडिया वो कर रहे तरफ से की। अहमद वड़ाइद साहब, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए हमारी अस्करी और सियासी क़यादत जो है वो दिन रात कोशिश कर रही है। अब दुनिया के सामने है सब कुछ। क्या देखते हैं फ्यूचर में जो पूरी दुनिया है उसका दिफाई और मुआशी सिस्टम जो है वो ब्लॉक्स में तकसीम होता नज़र आ रहा है, या नए ब्लॉक्स बनते हुए आपको नज़र आ रहे हैं दिफाई और मुआशी लिहाज से? जी देखिए कि इस पे कोई शक नहीं है, जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं
کہ پاکستان کی جو عسکری قیادت ہے اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بہت قلیل مدت میں، بڑے تھوڑے عرصے میں پولیٹیکل ڈپلومیسی کے ذریعے تھے اور ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے تھے، دنیا کے سامنے ہم نے جو ہے وہ اپنے معاملات کو ڈسکس کیا ہے۔ اس کا فائدہ اکنامکلی بھی پاکستان کو ضرور پہنچے گا اور وہ پہنچ بھی رہا ہے۔ دیکھیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہم نے ایک بہترین ایک ڈپلومیٹ کا جو کردار ادا کیا وہ تو ہمارا تسلیم شدہ ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو اب یہ بن رہے ہیں نئے بلاکس بنے گے، اس بلاک میں سب سے زیادہ یہ پاکستان کو یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا برادر اسلامی ملک سعودی عرب کے ساتھ ہمارا ایک دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ ہم واحد ایک مسلم قوت ہے، ایٹامک پاور ہیں، اور پھر دنیا بھی ہماری طرف دیکھ رہی ہے، اور اس بلاک میں جہاں پہ ہمارا ایک سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیے کہ ترکیہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے، اور بھی جو ایسے اسلامی ملک ہیں، ایس لائک آپ قطر سمجھ لیں یا ترکیہ یا کوئی اور ایسے ملک جو کہ پاکستان کے ساتھ ایک آنے والے وقت میں مزید دفاعی معاہدہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس خطے میں رہتے ہوئے پاکستان نے اپنے کردار سے یہ بات ثابت کر دی ہے، واضح کر دی ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ اکنامکلی بھی اور ملٹری جو کہ ہماری ڈیفینس جو ہے دفاعی طور پر بھی ہم دنیا کے سامنے جو ہے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب یہ دیکھیے میڈم کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنے مفاد کی بات کرتا ہے، اپنے مفاد کی وہ جنگ لڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیں کہ ہم نے دنیا کے سامنے یہ جو عہد گزر رہا ہے، جو تاریخ بن رہی ہے، یہ بہت ہی شاندار پاکستان کی تاریخ بن رہی ہے، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ پاکستان واحد ایسا ملک ہے جس کو یعنی کہ دونوں فریق ہیں، جو جنگی فریق ہیں نا، وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ اکلوتا پاکستان ثالث ہے جو خطے سمیت پوری دنیا کے عالمی امن کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا وڑائچ صاحب، ویسے تو ہر مذہب جو ہے وہ امن کا ہی پیغام دیتا ہے، اور ہمارا تو نام ہی اسلام، مطلب کہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ہم تو اپنے دشمن سے بھی امن کی بات کرتے ہیں، ہم یہی میسج دیتے ہیں کہ آپ ہمیں کمزور نہ سمجھیں، امن ہماری کمزوری نہیں ہے۔ جی دیکھیے، جس طرح فیضی صاحب نے السلام علیکم کی بات کی یا اسلام آباد کی بات کی، تو اسلام آباد میں بیٹھ کر سلامتی کی باتیں ہوئیں، اور یہ دیکھیں اسلام آباد سے یاد آیا جواد فیضی صاحب، آج انٹرنیشنل ڈے ہے بایولوجیکل ڈائیورسٹی کا، اور اس پر ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے پیغام دیا ہے کہ قدرتی ماحول کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اگر قدرتی ماحول کو ہی نہیں بچانا کسی نے، اور کسی نے یہی خیال نہیں رکھنا کہ یہ شور کیوں ہے، میں نے بیرون ملک دیکھا کہ ہارن بجانے پہ پابندی ہے، انے وائی بجائی جا رہے ہیں۔ بھائی اشارہ کھلے گا تو ہارن بجائیں گے نا، لیکن یہ ٹی ٹی پاپا کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ ماحول جو دماغوں کو معطر نہیں رکھتا، یہ بڑا زہر آلود کر دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، آج بھی لاہور کے اندر لکھا ہوا ہے ہسپتال کے اندر ہارن بجانا منع۔ یار ہسپتال کے باہر کیوں؟ ویسے ہی منع ہونا چاہیے۔ کیوں آپ ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ کسی کو ہارن دینا پڑے؟ بیرون ملک تو اس کو گاڑی سمجھا جاتا ہے۔ پنجاب کی جہاں تک بات آ گئی، دیکھیے میں جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جب لکھا نا کہ ہینڈل سنبھال موبائل چھڑ دے، تو موبائل چھڑ دینا ڈرائیونگ کے درمیان۔ یہ مجھے بتائیں کہ اچھا، اب میں آگے آ جاتا ہوں اگر جنگلی حیاتیات پہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے صرف بیان کا جو کہا ہے نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو وہ صرف بیان کی نعمت انسان کو دی ہے، لیکن باقی جانور کیا کریں گے؟ وہ جانور جو آج کل ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہر چینل پہ دیکھے جا رہے ہیں کہ سلطان آ گیا 2.5 کروڑ کا، اور شاہ رخ آ گیا اتنے کروڑ کا، اور میرا آ گئی اتنے کروڑ کی۔ یار میری بات سنیں، یہ میڈیا صرف مسئلہ نہیں ہے، ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا جس جانور کو گھر میں لے کے آئے ہیں اس کو چارہ شرہ ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے؟ جس جنگلوں میں ہم پھر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، نتھیا گلی میں آ کے ہم بندروں کو تو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں بندر بھی ہمیں بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف بندروں کو نہیں دیکھ رہے۔ لہذا آپ جب درخت نہیں لگانا چاہتے، آپ جب پتوں کو خوبصورت نہیں بنانا چاہتے، جب آپ پودوں کو پانی نہیں دینا چاہتے، آپ جب جنگلی حیاتیات کو بڑھانا نہیں چاہتے، پوری دنیا تو یہاں سے جیت جاتی ہے۔
آپ دیکھیں بیرون ملک ہمارے لاہور میں بن کے 2-3 زو ایسے, اور اس سے بھی پریشانی ہوئی بچہ کدھر شیر دے ہاتھ نہ آ جائے. اور یار بچے کو بھی تو آپ شیر بنا کے رکھتے ہیں کہ شیر نو پنگا بھی لائے, یہ پنگے بڑی لینے مثالیں بند ہیں کرے. فیضی ہم صاحب نے کے بیرون پاس. خالد ملک دیکھا قیوم صاحب آپ ہے صحیح کہتے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے بھی استاد ہیں اور دوست ہیں. بندروں تک باتیں لے گئے, نتھیا گلی میں رہتے جو ہیں, ہم کبھی گئے تھوڑی ہیں, ہمیں کیا پتا. ایکو سسٹم کی بحالی جو ہے, اس میں توازن رکھنا, قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے عوام کو اپنا کردار کیا ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے کہ پنجاب کے اندر اگر آپ دیکھیں تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جب وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئیں جی تو اور جب کابینہ کی تشکیل کا معاملہ سامنے آیا تو سب سے بڑی اور سب سے اہم جو فوکس ان کا نظر آیا کابینہ کی تشکیل میں, وہ ماحولیات پر آیا. اور جو ماحولیات کا پنجاب کے اندر جو قلمدان تھا, پورٹ فولیو تھا, وہ پنجاب کی سینئر منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ کو دیا گیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح پورے صوبے کے اندر جو انوائرمنٹ ہے اس کی بہتری کے لیے, اس کو بہتر ماحول دینے کے لیے کس طرح ایک جو عملی کردار ہے وہ محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے ادا کیا. اور یہ جو محکمہ تھا ماحولیات کا, یہ انتہائی غیر فعال محکمہ ہوتا تھا, اور اس کو جو ہے وہ فعال بنایا گیا. اس کے لیے نئے وسائل جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف سے, وزیر اعلیٰ کی طرف سے اس کو دیے گئے, اس کی تنظیم نو کی گئی. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو پنجاب کے اندر جس طرح ماحولیاتی آلودگی کے باعث جو ہے سموک کا ایشو تھا, اس پر کس طرح جو ہے وہ کنٹرول کیا گیا. اور یہاں پنجاب کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا کہ وہ بلین ٹری منصوبہ کس طرح کرپشن کی نظر ہوا, لیکن پنجاب کے اندر جو ہے وہ ماحولیات کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب میں جو ہے وہ نئے ہر جگہ پر درخت لگائے گئے. تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو پابند بنایا گیا کہ ان کی منظوری اس صورت میں دی جائے گی کہ وہ وہاں پر اپنی سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ درخت لگانے کے پابند ہوں گے. شاہراہوں پر درخت لگائے گئے, اور نئے باغات اور نئے پارک جو ہیں وہ بنائے گئے, اور بہترین اور صاف ستھرا ماحول جو ہے وہ پنجاب کے اندر شہریوں کو جو ہے وہ فراہم کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیے گئے. شہریوں کے لیے اقدامات سے یاد آیا کہ احمد عبرائد صاحب, آج انہوں نے بتایا, مریم نواز صاحبہ نے, کہ انہوں نے پہلی بار جو وائلڈ لائف فورس ہے وہ بنائی ہے, اور اس کا ہیلپ لائن نمبر بھی پبلک کر دیا ہے, وہ ہے آئی تھنک 1107. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی آگاہی کے لیے اور کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ قدرتی ماحول کے اوپر اگر میں سب سے پہلے یہ کہوں کہ جو آج کا جو دن ہے وہ بہت اہم ہے. یہ سمجھے کہ فطرت, قانون قدرت اور انسان جو ہے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہمارے بغیر وہ چیزیں یہ دیکھیں کہ آگے نہیں چل سکتی ہیں. تو ہم سب کو ہماری یہ بالکل یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو قدرتی ماحول ہے اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے. یہ دیکھیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی اس میں عام لوگوں نے, جو عام افراد تھے, انہوں نے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالا, جس وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قدرتی ماحول خراب ہوا, وہ ہم سب کو برداشت کرنا پڑا. اب جنگلات کی حد تک کی بھی بات کی جائے تو جو یعنی کہ جو شجرکاری مہم ہے اس میں پنجاب حکومت نے اپنا جو ہے وہ ایک بھرپور کردار ادا کیا, اور یہ کہا کہ جو شجرکاری ہے وہ ہونی چاہیے, اور عام لوگوں کو اس کی بڑی اویئرنیس بھی دی گئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عام لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ بھرپور حصہ بھی ڈالیں, اور ایک ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ ایک بھرپور کمپین چلنی چاہیے. وزیر اعلیٰ کے اس کے ساتھ اور بھی جو ہے وہ نمبر رکھے گئے ہیں. شجرکاری مہم کے اوپر بھی انہوں نے ایک نمبر اندراج دیا ہوا ہے کہ آپ جہاں پر لگائیں ہم سے آپ جو ہے وہ خرید کر, یعنی کہ ویسے خرید کر چھوڑیں, انہوں نے تو مفت پودے بانٹے ہیں نا کہ لگائیں صحیح آپ, یعنی کہ نہیں مفت لے کر ہم سے یعنی کہ لگایا جائے. آپ یعنی کہ لوگوں کا آپس میں رابطہ رہنا چاہیے. تو اس کی کمپین یعنی کہ کمپین کرنے کے اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. لوگوں کو آگاہی مہم ہونی چاہیے, اور جو علاقائی طور پر کوئی این جی اوز ہیں یا جو مختلف پرائیویٹ ایسے فورم ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس قدرتی ماحول کو تحفظ دیں. یہ دیکھیں کہ صنعتی ہم نے معاملات میں بہت ترقی کر لی, صنعتی زون لگ رہے ہیں,
اس میں ترقی ہو رہی ہے، لیکن قدرتی ماحول کو بھی ترقی دینے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کسی وقت زمانے میں ایسا تھا کہ جو جنگلات تھے وہ بہت زیادہ تھے اور جنگلات کی کٹائی ہوتی رہی، 25% کسی بھی ملک کا جو ہے وہ جنگلات ہونا چاہیے، لیکن ہمارے پاس اس وقت 4 سے 5% کے قریب ہے۔ آبادی بھی بڑھتی گئی، ہم نے خود جو ہے وہ جنگلات کو کاٹا بھی، ہم نے اس کو اپنا ذریعہ معاش بھی بنایا، اس کو جنگلات کو فروخت بھی وڈائٹ کیا۔ صاحب نہیں، جنگلات کی بات سے یاد آیا کہ دیکھیں ہم ہی قدرتی ماحول کو جو ہے وہ مل کر صاف رکھنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی پودے لگائیں اپنے گھروں میں۔ اور سمپل سی بات ہے، جب ہم کہیں باہر گئے ہوتے ہیں اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے، تو ہمیں کہیں گاڑی پارک کرنی ہوتی ہے، تو آج کل گرمیاں ہیں، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی درخت ہو اس کے نیچے ہم گاڑی پارک کریں تاکہ چھاؤں میں گاڑی ٹھنڈی رہے، تو وہ درخت ہم لگاتے کیوں نہیں؟ سوچئے گا اور اس پر کام کیجئے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔